चलिए खबरें विस्तार से। 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दी गई है। गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में आउट हुए हैं ये 3 आईपीएस अधिकारी। तीनों सेवा के लिए अनफिट पाए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त, नाम आपको बता दूं, अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण, राकेश शंकर, इन तीनों को जबरन रिटायरमेंट दे दी गई है। तीनों आईपीएस पर करप्शन के कई आरोप हैं। अक्सर विवादों में ये आईपीएस रहते हैं, खासकर अगर अमिताभ ठाकुर की बात करें। हालांकि अमिताभ ठाकुर हर बार सोशल मीडिया पर सामने आते हैं और उनका दावा होता है कि उन्होंने अलग अलग सरकारों के दौरान करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसकी वजह से ही सरकारों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है और यही वजह है कि उनके खिलाफ बार बार कई फैसले लिए गए अब तक। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि 3 जिन आईपीएस अधिकारियों को रिटायरमेंट दी गई है उनमें अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। अमिताभ ठाकुर के अलावा राजेश कृष्ण, राकेश शंकर, इन्हें भी हटा दिया गया है। इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, इस फैसले पर क्या है खबर इस वक्त आपके पास? मेनका देखिए, इसी 4 दिन पहले योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए और योगी सरकार ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या अकर्मण्यता जो अधिकारी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पुराना आदेश है जिसके तहत ऐसे पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लापरवाह हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो अक्षम है, शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई कमी है, तो उनको स्क्रीनिंग की जाती है कमेटी के द्वारा। और स्क्रीनिंग कमेटी जब रिपोर्ट देती है उसके रिपोर्ट के आधार पर सरकार उनको सेवा जी। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, उनसे बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, जो ये फैसला लिया गया है, 3 अधिकारी, इनका नाम आपको पता है, इन्हें जबरन रिटायर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सेवा के लिए अनफिट हैं और जो जांच हुई उसमें अनफिट पाए गए, जिसके बाद फैसला लिया गया। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निरंतर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में इस प्रकार की स्क्रीनिंग होती रहती है जिसमें अकर्मण्य और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर 25 वर्ष सेवा काल के पूर्ण करने या 50 वर्ष की उम्र पूर्ण करने अथवा जो पहले हो जाए, 25 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु, उसमें सेवा मुक्त करने का अधिकार सरकार को रहता है। मेरा केवल एक अनुरोध और निवेदन है, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार केवल आईपीएस में नहीं है। ये एक तरफा निर्णय केवल आईपीएस के ऊपर, उसमें पीसीएस, पीपीएस, इसके अलावा आईएएस जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं उनके ऊपर भी तो जरा कोई कार्रवाई हो जाती तो और ज्यादा विश्वसनीयता रहती इन। जी, विक्रम सिंह जी, सरकार का यही कहना है कि बारी बारी से हर डिपार्टमेंट में सफाई का काम चल रहा है। आईएएस अधिकारियों में भी जो करप्ट हैं उनके खिलाफ भी जांच पड़ताल चल रही है, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, और आईपीएस अधिकारियों के साथ भी वही हो रहा है। ये 3 बड़ा फैसला आज जो सामने आया है, खासकर हम अमिताभ ठाकुर की अगर हम बात करें, अमिताभ ठाकुर आईपीएस अक्सर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कभी करप्शन का साथ नहीं दिया, यही वजह है कि कोई भी सरकार के साथ इनका तालमेल नहीं बैठ पाया और यही वजह कि इनके खिलाफ तमाम मामले चल रहे हैं। तो उस पर भी कुछ कहेंगे आप? वो देखिए, एक पक्ष है, लेकिन मेरी बात को आपने समझ, अगर जांच चल रही है आईएएस की, बेहतर ये होता कि जांच समयबद्ध तरीके से सबकी एक साथ होती। नहीं हुई, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आईएएस और पीसीएस और पीपीएस के ऊपर भी वही कार्रवाई होती है। लेकिन अब आपकी बात आते हैं अमिताभ ठाकुर की बात पे, वो उनका पक्ष है। अगर उन्हें कोई शिकायत है वो स्वतंत्र है न्यायालय जाकर के अपनी बात को कहना, और सरकार ने त्रुटिपूर्ण विद्वेषपूर्ण कोई कार्रवाई की है तो उस न्यायालय उसको वापस भी ले सकती है, उस पर स्टे भी लगा सकती है। लेकिन इसकी जो स्क्रीनिंग होती है प्रदेश में होती है, भारत सरकार में होती है, ये कह देना कि सबने पूर्वाग्रह से किया है, ये चीज विचारणीय है। तो विक्रम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ आईपीएस अधिकारियों को ही ना टारगेट किया जाए, बल्कि दूसरे विभागों में भी इसी रफ्तार से कार्रवाई होनी चाहिए। विदित है कि भ्रष्टाचार का परिमाण आईएएस में आईपीएस से कई हजार गुना ज्यादा है। अगर भ्रष्टाचार पर गंभीर थे तो आपने आईएएस को कैसे छोड़ दिया? पहले तो सबसे बड़े प्लेयर को करना चाहिए था, तो पहले आईएएस को करे, लेकिन पहले आपने आईपीएस को किया, क्योंकि करने वाले हमारे आईएएस मित्र हैं, बंधु हैं, तो फोकस बदलने के लिए, दिशा को भ्रमित करने के लिए आईपीएस को किया। मैं इसका स्वागत करते हुए ये कहता हूं, आईएएस को नजरअंदाज न कीजिएगा। जी, तो विक्रम सिंह जी, आपको क्यों लगता है, क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि आईएएस अधिकारियों पर नजर नहीं, लेकिन करप्शन के नाम पर सिर्फ आईपीएस अधिकारियों पर ही नजर रखी जा रही है? वो इसलिए क्योंकि विगत में बता दें, कभी आईएएस अफसरों के ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई विगत 10 वर्षों में आपको दिखाई हो तो सामने आई तो मुझे तो नहीं याद है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ऐसा प्यार आईएएस अधिकारियों से क्यों?
वो उनका जो स्ट्रैंगल होल्ड होता है शासन प्रशासन पे आईएएस अधिकारियों का, और राजनीतिक आकाओं और राजनीतिक जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके ऊपर जो उनकी पकड़ होती है, इसीलिए आईएएस के ऊपर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अगर आप देखें बड़े कम मिसाल मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ मिसाल आई थे जब आईएएस पति पत्नी के ऊपर कार्रवाई की, वहां पर तो 1000 करोड़ नकद मिले थे घर से, वो तो होना ही था। लेकिन अगर आप प्रदेश में भी देखें तो आपको आईपीएस के खिलाफ तो कार्रवाई मिल जाएगी, आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़ी असमंजस, बड़े अनमने मन से कार्रवाई होती है। आप हाथरस से भी देख लें, आईपीएस के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, डीएम के ऊपर जब हाईकोर्ट ने फटकार दी है तब कलेक्टर साहब बहादुर का तबादला हुआ है। इतना प्रेम ये दिखाता है कि एक पक्षी कार्रवाई नहीं, पूरी समान रूप से सबके खिलाफ जो भ्रष्ट है, कर्मठ है, सबके खिलाफ कार्रवाई। मेरा कहीं कहना, आईएएस आईपीएस ना याद करें, जो भ्रष्ट है, कर्मठ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो आईएएस में हो, आईपीएस में हो। लेकिन केवल आईपीएस में हो और आईएएस में ना हो, ये चीज अस्वीकार्य है। विक्रम जी, बड़ी बात आप उठा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी ही है, तो सिर्फ आईपीएस अधिकारियों को ही टारगेट पर न रखा जाए, उनके कामकाज की समीक्षा तो की ही जाए, लेकिन आईएएस अधिकारियों की भी की जाए, उन पर भी नकेल कसने की कोशिश होनी चाहिए ताकि करप्शन वहां खत्म हो, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि करप्शन की असली वजह वो है। धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी, जो स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो 3 अधिकारी है, ये अगर सेवा के लायक नहीं थे, अगर स्क्रीनिंग में ये आउट हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो ठीक है, अनफिट पाए गए तो ठीक है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इन्हें बाहर किया जाए। लेकिन साथ ही एक और बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि इसी तरीके से आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और एक और बड़ी खबर है इस वक्त, कोरोना वैक्सीन पर कैबिनेट ने फैसला लिया। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर सभी को टीका लगवाना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन के केस भी बढ़ रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है और 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच कई बड़े फैसले लिए गए। कल ही एक फैसला लिया गया था कि जो दूसरे डोज की जो अवधि होगी, वो गैप होगा पहले और दूसरे डोज के बीच, वो 4 से 6 हफ्ते को बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया। और आज एक और बड़ा फैसला, we're allowed to in batches to in phases to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। मुझे इतना ही कहना है। Number 29.
सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के। क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपये में एक डोज मिलता है। और कंपनियों ने, अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि कर्मचारी वहां जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया। तो आज निर्णय ये हुआ है, आपका सुझाव हमने सुना है। यस, आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की, वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर, तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है, मतलब वहाँ का वो जो वायरस होता है। ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है, और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है, और यही उसका अर्थ है। 31। मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, कोरोना फिर से वापसी कर रहा है एक तरह से, आपने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम जगह पे मामले बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आपने कहा पर्याप्त मात्रा में है, क्या दूसरी और वैक्सीन्स को जगह मिलने वाली है भारत में? पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि सरकार आने वाले समय में क्या सख्ती करने वाली है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, वहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, वहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंपल्शन होती है किसी चीज की, लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए, सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बताओ ना, फिर से दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है।
सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैं यहाँ इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ केवल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग होता है तो करता हूँ सर, बाकी मैं कभी भी आपको मिलता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you. जो बता रहे थे कि अब 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले हर शख्स को इजाजत होगी, वो कोरोना वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। बड़े फैसले जो लिए के सरकार की ओर से बता रहे थे, और साथ ही ये भी कहा कि अब तेजी से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आपको लिए चलते हैं असम के सिलचर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने संकल्प ले लिया था कि सुधरेगी नहीं, भले देश का विभाजन हो जाए, और उसने वही किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती में पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर। उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। भाइयों बहनों, जो काम अंग्रेज 1905 में बंग भंग के माध्यम से नहीं कर पाए, वह काम कांग्रेस ने 1947 में अंग्रेजों के साथ मिलकर के कर दिया। और विभाजन की इस त्रासदी को आपके पूर्वजों ने उस समय किस रूप में सहा था, आज भी आप बांग्लादेश के अंदर देखते होंगे कैसे वहां पर हिंदू बस्तियां जलाई जाती हैं, कैसे वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कैसे आगजनी के शिकार कर दिए जाते हैं। ये कांग्रेस की वही मानसिकता है जिसके कारण 1947 में विभाजन हुआ था। 1952 में देश के अंदर जबरन धारा 370 घुसेड़ दी गई थी, और वही मानसिकता थी जिसने कभी बोडोलैंड का समर्थन करके बोडोलैंड आंदोलन को भड़काने का काम किया था, और आज भी कांग्रेस उस मानसिकता से उभर नहीं पाई है। आज भी आपने देखा होगा यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता है, कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता है। यानी अगर कांग्रेस का बस चले तो इस सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक धरती को भी कांग्रेस फिर से आग का गोला बनाने का काम करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, शांति, सौहार्द और विकास का पक्षधर जो भी भारतीय होगा, वह कांग्रेस को कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। आज कांग्रेस को देश की जनता जवाब दे रही है। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर देश की जनता ने मोहर लगाया। देश के अधिकांश प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें चला रही हैं। कांग्रेस धीरे धीरे करके सिमटती जा रही है, समाप्ति के कगार पर जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व सुधरने वाला नहीं है। और भाइयों बहनों, जब कोई सुधरता नहीं है तो उसको सुधारने का बहुत प्रयास भी नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए उसकी गति पर। और आज यही आह्वान करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले 2016 में असम की जनता के सामने कुछ वायदे किए थे। 5 वर्ष असम के अंदर शांति के हैं, सौहार्द के हैं और विकास के पथ पर अग्रसर असम के हैं। असम के विकास के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास निहित है। जब हम इस बराक वैली को देखते हैं, एक तरफ त्रिपुरा दिखाई देता है, एक तरफ मणिपुर दिखाई देता है, एक तरफ मेघालय दिखाई देता है और एक तरफ बांग्लादेश भी दिखाई देता है। यानी ये भारत के और पूर्वोत्तर भारत के विकास का मेरुदंड है बराक वैली। और बराक वैली और असम के विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को
सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी। आपने देखा होगा 5 वर्ष में मकान आवास दिया सबको, सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन दिए बिना भेदभाव के सबको, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया सबको, राशन की सुविधा दिया सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन दिया सबको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया सबको। यानी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से दिया। और तो और बाढ़ जैसी विभीषिका से भी बचाने के लिए बराक नदी का ड्रेजिंग करके इस बराक वैली को बाढ़ की विभीषिका से बचाने का काम भी किया है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने। यानी हमने विकास में भेदभाव नहीं किया, लेकिन साथ साथ 5 वर्ष में 2000 से अधिक आतंकवादी और अलगाववादियों ने समर्पण करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का काम भी किया। विकास और सौहार्द का, शांति का एक समन्वय भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस पहचान के साथ आज एक बार फिर से आपके सामने इस चुनाव में आई है। असम विधानसभा का ये चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं है। असम की पहचान को बनाए रख करके, इसकी अस्मिता को अछूते बनाए रखने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 वर्ष में जैसे असम की पहचान मां कामाख्या है, हमारी आराध्य देवी है, कालीबाड़ी का मंदिर है, जैसे महाबोध ब्रह्मपुत्र और बराक नदी है, ऐसे ही असम की पहचान राइनो भी है। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या करते थे? राइनो का शिकार करते थे, उसकी सींग को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्करी करते थे, असम की पहचान को छुपाने का कार्य और उसको समाप्त करने के षड्यंत्र कर रहे थे। 5 वर्ष में राइनो का कोई शिकार असम के अंदर नहीं हुआ, बल्कि असम एक बार फिर से राइनो को पहचान दिलाने के लिए फिर से देश और दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे त्रिपुरा के अंदर 2019 में कम्युनिस्टों का सुपड़ा साफ हो गया। कम्युनिस्ट पूरी तरह गायब हो गए। कम्युनिस्टों का त्रिपुरा की जनता ने सफाया कर दिया। हम लोग गए थे वहां पर 2019 में। त्रिपुरा की जनता ने संकल्प लिया, कम्युनिस्टों का पहले से ही सफाया हो चुका है। बंगाल के अंदर, केरल के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के फिर से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहती है। कांग्रेस का विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं। आज बराक वैली को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाढ़ की समस्या का समाधान करने का संकल्प मोदी जी ने लिया। आज पूर्वोत्तर भारत में कहीं एम्स, कहीं आईआईएम, कहीं आईआईटी, कहीं मेडिकल कॉलेजेस ये खुल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, इनका निर्माण हो रहा है। ये विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके पिछले 7 वर्षों से आप देख रहे होंगे, हर 15 दिन में एक मंत्री पूर्वोत्तर के राज्य में यहां आकर के स्टे करता है, योजनाओं का जमीन पे जाकर के सत्यापन करता है और फिर पूर्वोत्तर के विकास को एक नई पहचान देता है। केवल लुक ईस्ट पॉलिसी ही नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन आज यहां पर जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है और विकास के इस विजन को लेकर के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना,
भाजपा जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था 1952 में। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेगा। कश्मीर में जब कांग्रेस ने धारा 370 जोड़ करके आतंकवाद की बीज बोने का काम किया था, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया है। आज कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अगर बराक वैली का नौजवान भी कश्मीर के अंदर जाकर के जमीन खरीदना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है, जो कांग्रेस ने आप पर रोक लगाई थी, मोदी जी ने बराक वैली के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि जाइए कश्मीर के अंदर अपना जमीन और मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर भी भारत का एक पार्ट है। भाइयों बहनों, ये पहचान दिलाने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो आज भाजपा के समर्थन में भी आया हूं और आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, असम के लोगों ने भी भारी मात्रा में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में सहयोग किया है। राम हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के इंतजार के बाद, अनेकों संघर्षों के बाद, अनेकों अवरोधों को दूर करते हुए आज संपन्न बराबर रूप मौत महत्व के साथ, वैभव के साथ आज भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएगा। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, डॉक्टर राजदीप राय जी से कहूंगा कि यहां के लोगों को ले जाकर के अयोध्या में लेकर के आइए, अयोध्या में हम आपका स्वागत करेंगे। एक नई अयोध्या, राम राज्य की स्थापना करने की अयोध्या फिर से उभर करके सामने आ रही है। अयोध्या एक बार नए भारत की नई तस्वीर लेकर के देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। आप सोचिए, जब असम के अंदर बाढ़ आती है तो भाजपा के कार्यकर्ता आपका सहयोग करते हैं। अभी कोरोना कालखंड के दौरान डॉक्टर राजदीप राय के नेतृत्व में, अमरेंद्र दास के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में कोरोना वॉरियर बनकर के जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं थे क्या? कांग्रेस के नेता कहीं सेवा का कार्य कर रहे थे? बाढ़ के समय कहीं कांग्रेस के नेता दिखाई देते थे? जब असम में बाढ़ आती है, असम में कोरोना का कहर आता है, राहुल गांधी को इटली याद आती है, इंडिया तब याद नहीं आता है। तब कांग्रेस के नेता यहां से गायब रहते हैं, कोई दिल्ली में, कोई इटली में, कोई कहीं और जगह अपनी घूमता रहता है। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, ऐसे ही राम मंदिर के निर्माण में भी कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये लोग बाधा पैदा कर रहे थे। कोर्ट में अर्जी लगाते थे कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं कांग्रेस के नेता उपदेश देने के लिए आ पड़ते हैं। तब कहते हैं, तब असम याद आने
तब बंगाल याद आने लगता है, तब उन्हें अन्य चीजें याद आने लगती हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जब इस संकट में आपके साथी नहीं बन सकते, आपके सहयोगी नहीं बन सकते, तो फिर चुनाव के समय भी उनको कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। जब केवल चुनाव के दिन नेता आए, उसको भगा देना चाहिए। इस संकट में गायब रहते हैं। और जब संकट के समय वोट नहीं याद आता है, जनता याद नहीं आती है। जब असम के लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, कोरोना के चपेट में आते हैं, तब कांग्रेस के नेता गायब रहते हैं, तब राहुल जी को नानी याद आती है। और आज जब चुनाव याद आते हैं, तब मंदिर भी याद आता है और तब असम भी याद आता है। अब ये नहीं चलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, विकास और शांति के लिए, असम को एक नई पहचान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अमलेंदु दास को बरखोला विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत